गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम प्रकाश का इतिहास पढ़ चुके हैं और उसमें हमने जाना कि प्रकाश की जो सबसे पहला सिद्धांत क्या था और उत्तर किस प्रकार से सिद्धांत आए, और आज भी प्रकाश क्या है इस प्रश्न का उत्तर देना रहस्यमय है। इस बात को हमने कल की क्लास में समझा था। तो आज भी मैं थोड़ा सा उन्हीं का रिवीजन करा देता हूँ स्पीड में, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, कल हमने पढ़ा था कि एक तो किरण प्रकाश की फिजिक्स स्टार्ट की थी हमने। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रकाश की फिजिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की क्या है कि जब हम प्रकाश की प्रकृति को किरण रूप में मान लें, प्रकाश की प्रकृति को कैसा मान लें हम कि किरण रूप में मान करके फिर हम उसके द्वारा प्रकाश की सभी घटनाओं को स्पष्ट करें या सिद्ध करें, तब उस फिजिक्स को हम कहेंगे किरण प्रकाश की। तो ये प्रकाश की एक शाखा है। प्रकाश की क्या है? वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो प्रकाश की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की प्रकृति व उसके द्वारा जो जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको प्रकाश की कहते हैं। अब बात आती है किरण प्रकाश की व तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की क्या है कि प्रकाश की प्रकृति है उसको किरण रूप में मानते हुए, प्रकाश की प्रकृति को कैसा मानते हुए? किरण रूप में मानते हुए प्रकाश की घटना को यदि स्पष्ट किया जाता है तो वह प्रकाश की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम किरण प्रकाश की कहते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 12th क्लास में उसमें पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की। तो उसमें क्या है कि तरंग प्रकाश की क्या होती है कि प्रकाश को तरंग रूप में मानते हुए, प्रकाश का रूप क्या मानेंगे? तरंग। तो प्रकाश का तरंग रूप मानते हुए प्रकाश की जितनी भी घटनाएं उनको यदि स्पष्ट किया जाता है तो प्रकाश की उस शाखा को हम तरंग प्रकाश की कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिवाइडेशन कल पढ़ा था। और अगर आगे हम बात करें तो मैंने फिर उसके बाद में प्रकाश का इतिहास बताया था। उसी प्रकाश के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम अब पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो मैं पॉइंट उन्हीं में से लूँगा जो मैंने कल पढ़ाया था। तो प्रकाश के गुणों की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ प्रकाश के कोई 4-5 गुण लिखिए तो आप कैसे लिखोगे? जो मैंने कल हिस्ट्री बताई थी उसी में से आपको क्रॉप करनी है और लिख देने हैं, ठीक है। तो उसमें से देखो, मैं वही बता रहा हूँ जो कल का था, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो बात कर लेते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, देखो जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण होता है। तो प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, ये पहला गुण हो गया। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो पहला पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। ये क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उनकी घटना के एक उदाहरण है। और छाया का बनना, तो मैं आपको बताऊं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है। कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। कभी कभार आप क्या है कि कभी सूर्य को पृथ्वी चंद्रमा के बीच में रख दें, कभी किसी को किसी के बीच में रख दें, तो कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे नहीं रखना है कि जिसको पड़े उसी को किसी के बीच में रख दो तो ग्रहण कर दो आप अपने हिसाब से। भाई आपको अपने हिसाब से ग्रहण बना देते हैं कि ये फलाना ग्रहण हो गया। तो नहीं, देखो आपको क्लियरली याद रखना है किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है, किस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप कैसे कह सकते हो, किन उदाहरणों के माध्यम से आप कह सकते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? तो वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, छाया का बनना। तो जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण व छाया का बनना, छाया का बनना, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रकाश के रेखीय संचरण के उदाहरण हो गए। अब देखो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि आपको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। इसका मतलब
सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? या कंडीशन दो हो सकती हैं, जैसे ये पृथ्वी है, देखो जैसे यहाँ सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा है। तो आपको देखो ये याद रखना है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो चंद्रमा यहाँ आ जाए या चंद्रमा यहाँ आ जाए, क्योंकि सूर्य तो घूम करके ऐसे आने से रहा भाई, ये तो पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है और इसके चारों ओर ये चंद्रमा घूम रहा है। तो यहाँ जो चंद्रमा है इसकी दो कंडीशंस बन जाएं, या तो चंद्रमा यहाँ आ जाए या चंद्रमा यहाँ आ जाए। तो दोनों स्थितियों में देखो चंद्रमा की कंडीशन या तो माना कि यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। यदि चंद्रमा इस कंडीशन में है, यदि चंद्रमा इस कंडीशन में है, तो अब ये देखो कि जब पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति सूर्य को देखेगा तो बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। आ गया कि नहीं? तो क्या सूर्य स्पष्ट दिखाई देगा? भाई जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूर्य को जब देखते हैं तो उसमें छाया सी दिखाई देती है। सूर्य पर क्या दिखाई देती है? छाया सी, या सूर्य थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है एक तरफ से, या पूर्णतः अगर यहाँ ये इसके सामने आ जाए तो पूर्णतः भी धुंधला हो सकता है। तो उसका कुछ हिस्सा में कैसा दिखाई देता है? सूर्य का धुंधला दिखाई देता है। वो कारण क्या है? देखो आप यहाँ खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो? इस पृथ्वी पर, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तो अस्पष्ट क्या दिखेगा? सूर्य दिखेगा कि नहीं? थोड़ा सा हल्का सा एक साइड से या कहीं से भी धुंधला सा दिखेगा। तो ये बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तब अस्पष्ट सा क्या दिख रहा है? सूर्य। तो ग्रहण कौन सा हो गया? सूर्य। क्यों? हम तो सूर्य को देख रहे हैं ना, तो सूर्य अस्पष्ट सा दिख रहा है। तो जब चंद्रमा किसके बीच में आ गया? पृथ्वी व सूर्य के बीच में, तो कौन सा ग्रहण हो गया? सूर्य ग्रहण। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण कब? जब बीच में कौन है? चंद्रमा है। जब बीच में चंद्रमा है तब क्या दिख रहा है हमें? सूर्य ग्रहण दिख रहा है। आप तो सीधे ये याद रखोगे, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ढंग से दिखेगा क्या? भाई हम पृथ्वी पर खड़े हैं, चंद्रमा कहाँ जाए? हमारे सूर्य के बीच में, तो हमें सूर्य ढंग से दिखेगा क्या? भाई अस्पष्ट तो हो ही जाएगा। तो अस्पष्ट हो जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। जब हम बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा कि जैसे यहाँ से, वैसे ये टॉपिक ज्योग्राफी की है बट कोई बात नहीं, कभी कभार कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा कहाँ गया? यहाँ से यहाँ आ गया, इस जगह पर चंद्रमा। तो क्या होगा बताओ? अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वहाँ चंद्रमा पर छाया किसकी पड़ रही है? पृथ्वी की। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो इसकी छाया किस पर जाएगी? चंद्रमा पर। जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब चंद्रमा व सूर्य के मध्य में पृथ्वी आ जाए, अब बीच में तो आ रही है, मध्य का मतलब ये नहीं कि एकदम बीच में, मध्य का मतलब वैसे बीच में कहीं भी आ जाए। तो जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो ये चंद्रमा पर किसकी छाया पड़ जाएगी? पृथ्वी की। अरे हमारी पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा हमारे पीछे पहुँच जाए और सूर्य को हम ऐसे देख रहे हैं, और जब चंद्रमा को देखेंगे तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी? चंद्रमा पर। तो हमें लगेगा क्या हो रहा है? चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझ में आ गई कि नहीं? सीधी सी बात है, सूर्य ग्रहण देखेंगे तो सूर्य पर हमें छाया सी दिखाई देती है, वही तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य पर हमें क्या दिखाई देती है? छाया सी। तो वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो कब दिखेगी? जब बीच में कुछ ना कुछ आ जाए तो चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा पर छाया पृथ्वी की पड़ जाए तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। तो आपको ये चीज़ ऐसे याद रखनी है, ठीक है, जिससे आप भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब पहला गुणधर्म हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और छाया का बनना। आप खड़े हो, छाया बन रही है, तो क्यों बन रही है? क्योंकि प्रकाश से सीधी रेखा में गमन कर रहा है। आप उसके मार्ग में अवरोध हो तो आपसे टकरा करके वो प्रकाश चला गया, तो पीछे क्या बन गई? छाया बन गई। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा था, इसलिए ही छाया बनी थी। इसलिए किसका निर्माण हुआ? छाया का निर्माण हुआ। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट गुणधर्म क्या है? देखो अब बात करें कि प्रकाश का जो वेग है सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है?
नेक्स्ट बात करें तो देखो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। नंबर 2, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होगा वो सर्वाधिक होगा। और ध्यान रखना, मैंने आपको मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत बताया था, तो वहाँ ये कहा गया था कि इस प्रकृति में कोई ईथर माध्यम नहीं है। ये किसने सिद्ध किया था? माइकलसन मोर्ले ने। तो उनके आधार पर मैक्सवेल साहब ने कहा कि कोई ईथर माध्यम नहीं है, तो प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है। उन्होंने क्या बताया? प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है। और फिर उन्होंने ये बताया था कि निर्वात में प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। तो ये एक गुणधर्म हो गया कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, आपको पता होगा कितना होता है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो इतने ही वेग से, प्रकाश के वेग से लिंक को फटाफट उठा के शेयर कर दो। ऑनलाइन क्लास की लिंक को फटाफट उठा करके प्रकाश के वेग से शेयर करो। कर सकते हो? अरे पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं। हम किसी वस्तु को ही नहीं फेंक सकते लिंक को, तो तब फेंकेंगे प्रकाश के वेग से। तो यहाँ देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और कितना होता है? जो निर्वात में वेग होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 इंटू, वैसे 2.99 ऐसे होता है, तो लेकिन उसको पूर्णांकित कर लो तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किस में होता है? निर्वात में। मैं ये निर्वात की बात कर रहा हूँ, निर्वात में। अगर बात की जाए जैसे कांच है, जल है, तो उसमें इनका वेग क्या हो जाता है? तो ध्यान रखना, थोड़ा अंतर आता है। जैसे कांच है, कांच में जल से कम होता है, तो जल में प्रकाश का वेग कितना होगा? ये तो किस में हो गया? निर्वात में। v 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इतना वेग किस में हो जाता है? जल में। तो ये किस में हो जाएगा? जल में। और बात की है कांच, तो कांच में जल से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कांच में कितना हो जाएगा? v = 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किस में हो जाएगा? कांच में। ये डाटा मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत काम आते हैं, तो इनको याद जरूर कर लेना कि निर्वात में कितना वेग होता है और जल में कितना होता है, कांच में कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो और भी बहुत से माध्यम होते हैं, जैसे पारदर्शी अभ्रक हो तो उसमें अलग होता है, लेकिन वो ऐसे पूछे नहीं जाते। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यहीं से पूछा जाएगा कि अगर वेग से संबंधित पूछा जा रहा है तो निर्वात, जल या कांच, क्योंकि अपने यही लैब में भी ये काम आते हैं। तो देखो, ये दोनों गुणधर्म आपकी समझ में आ गए होंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आप देख रहे हो कि निर्वात में कैसा है? सर्वाधिक है। अन्य माध्यम है जैसे जल है, कांच में, उसमें उनसे कम है। तो ये बात क्लियर है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो, नेक्स्ट गुणधर्म की बात करें तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि जैसे प्रकाश जितनी भी घटनाएं प्रदर्शित करता है, मैंने आपको कल याद करवाई थी, यहाँ साइड में लिखी थी कि कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश का रेखीय संचरण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, बड़ विक्षेपण, प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, स्टोक प्रभाव, जीमान प्रभाव, वो भी हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी घटनाएं हैं वो प्रकाश प्रदर्शित करता है। ये भी इसका एक गुणधर्म है। अब नेक्स्ट बात की जाए, इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश होता है, उसका डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर, मतलब इसकी द्वैत प्रकृति होती है। तो ये उसको गुणधर्म में लिख सकते हैं हम। तो तीसरा पॉइंट बना दो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? बताओ तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी? द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। किसने बताया था ये? कमेंट में इतना तो आंसर दे दिया करो। प्रकाश की द्वैत प्रकृति सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तो ये समझ में आ गया। आइंस्टीन साहब ने बताया था
बताया था कि नहीं, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक तो फोटोन या क्वांटम प्रकृति कह सकते हो, और दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति, जो कि मैक्सवेल साहब ने बताई थी। इन्होंने दोनों कॉपी किए थे, हालांकि इन्होंने स्पष्ट भी किया था किस प्रकार से इसकी द्वैत प्रकृति होती है। तो ये तीसरा गुणधर्म हो गया। अब चौथे गुणधर्म की बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश होता है, मैंने आपको 11th क्लास में 2 प्रकार की तरंगें पढ़ाई थी, वो भी माध्यम के जो कण हैं उनके कंपनों के आधार पर तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अनुदैर्ध्य तरंगें और एक अनुप्रस्थ तरंगें। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अनुदैर्ध्य तरंगें, एक अनुप्रस्थ तरंगें। जबकि हाइगेन साहब ने क्या कहा था कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। और फ्रेनेल साहब ने अपने प्रयोगों द्वारा क्या स्पष्ट किया था, कल की हिस्ट्री में से बात कर रहा हूँ, कल मैंने आपको जो प्रकाश का इतिहास सुनाया था उसी में से बात कर रहा हूँ, उसी में से आपको गुणधर्म लिखाना सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको गुणधर्म लिखने हैं। तो प्रकाश की प्रकृति हाइगेन साहब ने तो कैसी बताई थी, अनुदैर्ध्य बताई थी। फ्रेनेल ने अपने प्रयोगों द्वारा कौन सी प्रकृति बताई थी, अनुप्रस्थ प्रकृति बताई थी। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट चौथा क्या है, प्रकाश अनुदैर्ध्य, सॉरी ये तो हाइगेन साहब ने कहा था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है, लेकिन फ्रेनेल ने अनुप्रस्थ बताई थी अपने प्रयोगों द्वारा, स्पष्ट फ्रेनेल ने तो किया था। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। बताओ 5वां पॉइंट हम वहीं से आपको सर्च करके लेके आने हैं, तो क्या लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि उन सभी घटनाओं को लिख सकते हैं, जितनी भी प्रकाश घटनाएं प्रदर्शित करता है उन घटनाओं को भी लिख सकते हैं। ये आपकी लाइट प्रॉब्लम कर रही है। अब तो 5वां गुणधर्म क्या हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जो मनुष्य के दृष्टि पटल पर संवेदना उत्पन्न करता है। तो ये इस प्रकार से बताया था। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5वां गुणधर्म प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो ये निष्कर्षतः हमने इसके गुणधर्म लिख लिए, और भी उन्हीं में से आप जो हिस्ट्री थी उसमें से आप खींच सकते हो और कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने आपको इनको नोट्सों में लिख दिया है, और ये डाटा याद रखना आप अच्छे से, क्योंकि ये काम आता रहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलें। देखो अब जो जितनी भी मैंने आपको घटनाएं लिखाई थी, हाँ प्रकाश का रेखीय संचरण, उसके बारे में तो मैंने शॉर्ट बता दिया आपको, बस इतना ही काफ़ी है। अब परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन, जितनी भी घटनाएं हैं जो मैंने आपको 8, 10, 11, 12 जितनी भी लिखाई थी, उन सबको हम क्रम से बारी से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहली घटना कौन सी बताई थी मैंने, परावर्तन बताई थी। तो चलो पहले परावर्तन पढ़ लेते हैं, फिर अपवर्तन पढ़ लेंगे। तो क्रम से सभी घटनाओं को पढ़ लेंगे। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर इनकी परिभाषाएं तो बता दो। तो बेटा परिभाषाओं तो चलती क्या है, हम उनको डीपली पढ़ेंगे। केवल परिभाषाओं से ही काम नहीं चलाएंगे, उनको अंदर भी और डीपली पढ़ेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब प्रकाश की पढ़ रहे हैं तो जितनी भी घटनाएं उनको सभी को क्लियर सी बात है कि हम डीपली पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले परावर्तन पढ़ेंगे। तो परावर्तन शब्द सुनते ही आपको 10th क्लास याद आ गई होगी कि सर ये तो आता है हम पर आई = R। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे कर लूँगा, बहुत ईजी करूँगा, कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन के लिए आपके माइंड में चल रहा होगा सर I = R होता है, बिल्कुल होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा हबलम तीनों एक ही तल में होती हैं। ऐसे कुछ 2 रूल्स आपने पढ़े हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन
अब देखो समझ लो, जैसे परावर्तन क्या है कि जैसे हमारे पास कोई परावर्तक तल है, जैसे हमने कांच ले लिया, उसके कांच के किसी एक सतह पर हमने कोई ऐसा परावर्तक पॉलिश कर दी, जैसे रजत पॉलिश कर दी, तो वह जो तल है वो परावर्तक बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जैसे हमारे पास कोई एक परावर्तक तल है, अब उस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है और उस तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, मैं बात कर रहा हूँ पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तब प्रकाश की इस घटना को कहते हैं परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वो देखो समझ लो कि जैसे कोई हमारे पास एक परावर्तक तल है, माना कि ये कोई शीशा है, मिरर है, क्या है? मिरर है। तब इसका नाम हम क्या रख देते हैं? एक तो एम हो गया, तो दूसरा क्या है? एम डैश। माना कि मिरर एम एम डैश है हमारे पास। अब इसका एक अवलंब और खींच लेते हैं, माना कि ये क्या है? एन एन डैश, ये इसका अवलंब हो गया। अब ये अवलंब है, अविलंब। अब कोई प्रकाश किरण है जो अवलंब के साथ आई कोण बनाते हुए, मतलब आपतन कोण आई के साथ इस दर्पण पर आपतित होती है। अविलंब के साथ कोण कितना बना रही है? जब कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो अवलंब के साथ कितना कोण बना रही है? आई। अब ये तल कैसा है? परावर्तक है, और परावर्तक तल है तो यह इस तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो पुनः कहाँ लौट जाएगी? ये उसी माध्यम में। तो ये किरण कौन सी थी? ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखो यहाँ आपने दो रूल्स पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े हैं। नंबर एक, आप इसको यहाँ लिख लो, नंबर एक आई इक्वल आर। ये आई है और ये आर है। आई मतलब इंसिडेंट एंगल और आर का मतलब रिफ्लेक्शन एंगल। आई का मतलब इंसिडेंट, आपतन कोण। भाई आपतित किरण और अवलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण, आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण परावर्तन कोण। तो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ आई इक्वल क्या होता है? आर। परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये आपने पढ़ा है पहले से ही। अब दूसरी बात, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और यही नियम किसमें? अपवर्तन की घटना में। अपवर्तन की घटना में भी क्या होता है? आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं कि नहीं? तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो तो नीचे आती है, तो मैं वहाँ क्लियर करके बताऊंगा आपको परावर्तन अपवर्तन में ये नियम सेम क्यों है। भाई वहाँ तल बोला गया है, आपतित किरण, देखो यहाँ की बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में। परावर्तन की घटना में आपतित किरण, अविलंब और एक अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित है और अपवर्तन में अपवर्तित है। तो अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि वहाँ तल परिवर्तित नहीं होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ये परावर्तन चल रहा है। जब अपवर्तन पढ़ाऊंगा तो दोनों कंपेरिजेबल मैं आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से नियम सही है। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि वहाँ और यहाँ कुछ अंतर तो नहीं है, ये कहीं एक जैसे क्यों लिख देते हैं, तो इसका मैं रीजन बताऊँगा, ठीक है? परावर्तन पढ़ाऊँगा तब। तो अब यही चर्चा कर लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, दूसरा क्या है? आपतित किरण, अविलंब, अविलंब व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे, वो आप पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। तो अब देखो इसमें जो मेन पॉइंट है, जो कंपटीशन में वो चीज़ें पूछी आती है। अगर परावर्तन में से कोई बात पूछी जा रही है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये तो नॉर्मल सी बात थी। तो इसमें पूछा जाएगा कि
जो परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण है, ये तो आपतित हो गई, परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण है, क्या हुआ है, उसका वेग आपतित किरण के बराबर होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ वेग पूछा जा सकता है, इसकी तरंगदैर्घ्य पूछी जा सकती है कि तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो चाल या वेग कह सकते हो, तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, वेग। दूसरा पॉइंट क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य। अब देखो ये तीनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रहेंगे। तरंगदैर्घ्य कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, और आवृत्ति भी कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो ये कैसे रहेंगे, लिख लेना इसको, अपरिवर्तित। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैंने नोट्स में ये बात नहीं लिखी है। तो वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ये तो कैसे रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। अब बात की जाए तीव्रता की और आयाम की, तो स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना आप। तो यहाँ जो स्टार लगा के आप लिख लेना, तीव्रता और आयाम ये कैसे होंगे, परिवर्तित। ये कैसे होंगे, परिवर्तित। तो स्टार लगा के इनको लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि परावर्तन की घटना में तीव्रता और आयाम कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये देखो कि क्यों ऐसा होता है कि वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ये तो अपरिवर्तित हैं और ये परिवर्तित हैं। तीव्रता का मतलब और आयाम, जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई दीवार खड़ी है, ठीक है, और दीवार खड़ी है, उसमें कोई व्यक्ति भाग के आए, काफ़ी उछलता कूदता हुआ आ रहा है, जैसे उलता हुआ, तो वो दीवार में टकरा जाए। अब टकराने के बाद में क्या वो उसी दर से उछलता जाएगा जिस दर से उछलता हुआ आया था। आप बताओ, कोई व्यक्ति उछलता हुआ आ रहा है, खूब दीवार से टकरा गया स्पीड में, अब क्या उसी दर से उछलता हुआ जाएगा जिस दर से आया था, नहीं जाएगा ना। तो वहाँ जब प्रकाश किसी तल पर आपतित हो रहा है तो क्या वहाँ उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जब किसी प्रकाश किसी तल पर आपतित होता है तो उस पर दाब डालता है, वहाँ ऊर्जा की कुछ हानि होती है। जब ऊर्जा की हानि हो जाएगी तो वहाँ आयाम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जब आयाम कम हो गया तो आयाम तीव्रता एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इस बात को लिख लेना कि जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी समानुपाती किसकी होती है, एम्पलीट्यूड के वर्ग के। तो आवृत्ति आयाम के वर्ग की कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो जब यहाँ प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराई तो टकराने के बाद में जो परावर्तित किरण होगी उसका आयाम क्या हो जाएगा, कम, तो तीव्रता भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आयाम और तीव्रता कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, तो वो अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी। तो यहाँ ये दोनों स्टार जरूर याद रखनी है, तीव्रता और आयाम, और ये वाली कंडीशन। क्वेश्चन जब एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो इनमें से पूछा जाता है, और ये नियम बहुत रेयर केस में ही पूछे जाएंगे, अन्यथा इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो यहाँ जो घटना हुई है वो किससे हुई है, कोई परावर्तक तल है, और यहाँ परावर्तक तल के रूप में हमने कांच लिया है। कांच का मतलब एक साइड से उस पर रजत पॉलिश हो रही है, परावर्तक पॉलिश हो रही है, तो ये क्या बन गया है, दर्पण बन गया है। तो हम ये जान लेते हैं कि दर्पण क्या है। आपको लग रहा होगा टॉपिक अरे कुछ भी नहीं दर्पण, तो हम जानते हैं, तो जानते कोई बात नहीं है, पर लेकिन यहाँ उनके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। दर्पण जो भी है, गोली दर्पण है, समतल दर्पण है, उनके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें ये पहले जानना जरूरी है कि दर्पण क्या है, कैसे इसको डेफिनेट किया जाता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं दर्पण के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये परावर्तन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ में जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, मैं आपको बार बार पूछूंगा इसको कि क्या परावर्तन की घटना में तीव्रता, आयाम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कौन कौन सी राशियाँ हैं जो
अपरिवर्तित रहती हैं। तो आप कमेंट में जल्दी जल्दी अपरिवर्तित राशियों के नाम लिखिए जो परावर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहती हैं। जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जल्दी लिखो। और फिर लिख देना आप जो परिवर्तित होती हैं, कौन कौन सी राशियाँ परावर्तन की घटना में परिवर्तित होती हैं। तो अब आगे बात कर लें दर्पण, और वो भी कौन सा दर्पण, समतल और गोलीय। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले तो हम दर्पण ही समझ लेते हैं, दर्पण क्या है। दर्पण, देखो दर्पण क्या होता है कि आपको ये तो पता ही है कांच का बना होता है या कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है। तो जैसे हमारे पास कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम है, जैसे आपने कांच लिया तो आप कांच मान लो, जैसे हमारे पास समांगी पारदर्शी कांच है। अब उस पर हम क्या करेंगे, उसकी किसी एक पृष्ठ पर समांगी पारदर्शी, समांगी का मतलब उसमें जो परमाणु हैं वो केवल लेड पीबी के होने चाहिए, कांच के होने चाहिए, ऐसे नहीं है उसमें मिश्रण कर दिया जाए। तो मैं समांगी कह रहा हूँ, तो समांगी पारदर्शी माध्यम कांच लिया तो आप कांच बोल लो। तो हमारे पास क्या है, समांगी पारदर्शी कांच है, उसके किसी एक पृष्ठ पर यदि हम रजत पॉलिश कर दें या कोई भी परावर्तक पॉलिश कर दें, तब उससे हमें जो सिस्टम प्राप्त होगा, जो युक्ति प्राप्त होगी, उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। तो दर्पण की परिभाषा समझ में आ गई। दर्पण क्या है कि किसी समांगी पारदर्शी कांच के किसी एक पृष्ठ पर यदि परावर्तक पॉलिश कर दी जाए या रजत पॉलिश कर दी जाए, तब प्राप्त युक्ति क्या है, दर्पण कहलाती है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः बात कर रहा हूँ, सामान्यतः दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये 2 ही हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होंगे, नंबर 1 समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, समतल दर्पण की। तो समझ लो समतल दर्पण क्या है, कि पहले तो इसको परिभाषित करना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखो परिभाषित कैसे करेंगे कि वही हमारे पास समांगी पारदर्शी कांच है, यदि वो समतल है, कैसा है, समतल है, तो हमारे पास कोई समांगी पारदर्शी समतल कांच है। कैसा है, समांगी पारदर्शी समतल कांच है, उसकी एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, परावर्तक पॉलिश कर दें या रजत पॉलिश कर दें, तो हमें प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये जो दर्पण है समांगी पारदर्शी एक ऐसा दर्पण है जो कैसा है, समतल है, उसके किसी एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, रजत पॉलिश या परावर्तक पॉलिश, तब जिससे में प्राप्त दर्पण को हमने क्या कह दिया है, समतल दर्पण। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट बात करें कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसे होता है, किस प्रकार से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखो तो इसको आप जो किरण आरेख अच्छा लगे वो बना लेना, मैं 2 प्रकार से यहाँ बना देता हूँ। तो पहले इनको रिमूव कर लूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो जैसे हमारे पास कोई समतल दर्पण है, उसके द्वारा हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास M क्या है, एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण के सामने AB कोई वस्तु स्थित है। वस्तु क्या है, AB इस समतल दर्पण के सामने स्थित है। इसका नाम क्या है, M'। यहाँ एक वस्तु रख दो, माना कि AB क्या है, कोई वस्तु है जो इसके सामने कहीं स्थित है। AB वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने स्थित है। अब यहाँ परावर्तन के नियम लगाएंगे, लेकिन ये समतल दर्पण है, तो यहाँ जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगी तो जिस पथ से आई है उसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो देखो AB जो वस्तु है, इससे जो प्रकाश किरण चलेगी, जब इस तल पर आपतित होगी, इस समतल पर क्या होगी, आपतित होगी, तो जिस पथ से आई है उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये वापस लौट गई।
यदि हम इसके ध्रुव पर, मान कि ये O बिंदु है, इस पर हम प्रकाश किरण को आपतित करा दें, इस पर हम क्या कर दें, प्रकाश किरण को आपतित करा दें, तो जितने कोण पर आई है परावर्तन के नियम से, अभी पढ़ा है हमने कि जब अभिलंब के साथ आई कोण बनाती हुई जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद आर कोण पर परावर्तित होगी, तब आई और आर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ आई और आर कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ वो नियम लगा दिया हमने परावर्तन वाला। और यहाँ भी देखो ये उसी पथ पर क्यों लौट गई, आप यहाँ कह रहे होंगे कि यहाँ परावर्तन के नियम का पालन नहीं हुआ है। बिल्कुल देखो समझो कि जैसे ये परावर्तक तल है, इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, ये अविलंब है, ये अविलंब मान लो, वो अविलंब हो तो प्रकाश किरण आपतित हो जाए, अरे अविलंब के ऊपर से आपतित हो जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाया है, 0 डिग्री का। अरे ये अविलंब है, अविलंब के ऊपर से आपतित हो जाए कोई प्रकाश किरण, कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। आपतन कोण 0 है तो परावर्तन भी कितना होगा, 0। तो जिस पथ से आई उसी पथ से वापस लौट गई। तो यहाँ हमने परावर्तन के नियमों का पालन किया है। पहली किरण आ रही थी वहाँ भी परावर्तन के नियमों का पालन किया है, दूसरी किरण आई वहाँ भी हमने परावर्तन के नियमों का पालन किया है। तो इस प्रकार से हमने अभी किरण आरेख खींच दिया। लेकिन हमने देखा है कि परावर्तित होने के बाद में कोई भी प्रकाश किरण आपस में नहीं काट रही। जब नहीं काटेगी तो इनका अभी प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। आपने पढ़ा कि प्रतिबिंब निर्माण कब होता है, जब दो प्रकाश किरणें या जितनी भी हो सकती है प्रकाश पुंज हो सकता है, क्योंकि दो प्रकाश किरणें जरूरी नहीं है कि दो ही निकले किसी वस्तु से, वहाँ तो प्रकाश पुंज जाता है। लेकिन हम अध्ययन के लिए दो किरणों का लेकर के काम चलाते हैं, ठीक है। बाकी तो प्रकाश पुंज जाता है जिससे प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर या कोई भी दर्पण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जहाँ मिलती हैं तो वहाँ हमें एक आभासी जो वस्तु है उसका आभास रूप दिखाई देता है, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा अभी, तो भाई परावर्तन के बाद ये किरण ऐसे चली गई, ये परावर्तन के बाद ऐसे चली गई, आगे कहीं मिली है क्या, नहीं मिली। तो लेकिन अब हम क्या करें, देखते हैं पीछे कहीं मिल जाए तो आभासी रूप से ये मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और समतल दर्पण है, प्रतिबिंब का निर्माण तो होना ही चाहिए, क्योंकि सोए सोए आप भी अपने चेस्ट को देखते होंगे जागते ही दर्पण में, देखते हो कि नहीं। ध्यान रखना वो आपका आभासी चेहरा है, कल दिखा आपकी रियलिटी देता है, कोई बात नहीं है। तो देखो ये इसको पीछे बढ़ा दो, इसको कहाँ बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो। इसको भी हम कहाँ बढ़ा देते हैं, पीछे की ओर। जब हमने इनको पीछे बढ़ाया है तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया ए डैश और बी डैश। भाई देखो इसको पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर दोनों मिल गई, लेकिन ये आभासी रूप से मिली हैं। कैसे मिली हैं, आभासी रूप से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है। जब हम समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के गुणधर्म लिखे जाएंगे तो पहला गुणधर्म क्या होगा, नंबर 1 प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है। भाई प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, नंबर 1 ये वास्तव में तो मिल नहीं रही, अरे पीछे की ओर बढ़ाने पर मिली है, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो नंबर 1 कैसा हो गया, आभासी। नंबर 2 पहला गुणधर्म क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है, जिसको आप काल्पनिक कह सकते हो, आप ऑब्लिक काल्पनिक लिख लो, काल्पनिक, ठीक है। और हमने यहाँ देखा कि बी ओ और ओ बी डैश दूरी बराबर है, कहने का मतलब बी ओ बराबर ओ बी डैश, बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इसका अर्थ क्या है, बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो ये दूसरा गुणधर्म समझ में आ गया होगा कि जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब एक तो आभासी होता है, जितनी दूरी पर बिंब स्थित होता है उतनी दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो आप इसको चित्र को देख के कर सकते हो, हमें ऐसे रट्टा नहीं लगाना है। तो कुछ चीज़ें देखो, ए बी उतना ही बड़ा है, अरे जितना बड़ा बिंब है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। तो बिंब का आकार बटे प्रतिबिंब का आकार, अरे बिंब और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बराबर होगा। तो बिंब का आकार, बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का
आकार या साइज कह सकते हो। बिंब और प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, समान हो गया। जितनी दूरी पर बिंब हो गया उतनी दूरी पर क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो इसके क्या हो गए, गुणधर्म हो गए। और भी गुणधर्मों की आप बात कर सकते हो। देखो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट गुणधर्म की बात करेंगे। जल्दी करो। अब तो नेक्स्ट बात कर ले कि ये तो 3 गुणधर्म हो गए। चौथा गुणधर्म, आपने एम्बुलेंस तो देखा होगा। एम्बुलेंस की गाड़ी होती है उस पर एम्बुलेंस में साइड में इधर उधर की बात नहीं कर रहा, जस्ट आगे फ्रंट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एम्बुलेंस कुछ ऐसा पार्श्व परिवर्तित लिखा होता है, जिसको आप कहते हो ये एम्बुलेंस उल्टी लिखी है। उल्टी नहीं लिखी है, उसको हम पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तित। ध्यान रखना, वो जैसे आपने देखा होगा मिरर में, आप जैसे कोई बुक में एक बड़ी ए लिखी हुई है, या आप ए लिख लेना, एक साइड को थोड़ी गहरी कर देना, उसको मिरर में देखना, तो मिरर में उसका भाग चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं, दायां बायां बायां दायां, इस प्रकार से भाग चेंज हो जाता है। तो वहाँ उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। तो ध्यान रखना कि जो एम्बुलेंस होती है उस पर वो पार्श्व परिवर्तित लिखा होता है, एम्बुलेंस पार्श्व परिवर्तित लिखी होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, आप कहोगे कि सामने जाने वाली गाड़ी की जो साइड में मिरर लगा होता है उसमें वो सीधी दिख जाए, ऐसा नहीं, साइड वाले की बात नहीं है। आपने देखा होगा गाड़ी में जो ड्राइवर ड्राइविंग करता है उसके ऊपर एक शीशा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। ध्यान रखना, गाड़ी के बगल में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, जिससे अधिक दूरी तक दिखाई दे जाए भाई, जिसको हम साइड व्यू मिरर बोलते हैं। गाड़ी है, गाड़ी के बगल में, ध्यान रखना ये दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मिरर कहाँ लगा होता है। आपको कंपटीशन में पूछ लिया गया कि जो चालक है उसके ऊपर लगा मिरर कौन सा होता है, या साइड में लगा मिरर कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, जो साइड में मिरर लगा होता है वो उत्तल होता है, और वो भी उत्तल गोलीय दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कैसा होता है, उत्तल होता है। तो उसके द्वारा जो अधिक दूरी तक हम प्रतिबिंब देख सकते हैं, अन्य वाहनों को अधिक दूरी तक देख सकते हैं। और जो ऊपर लगा होता है, जब गाड़ी के अंदर जहाँ चालक ड्राइविंग करता है उसके ऊपर जो आपने एक मिरर देखा होगा जिसको वो कभी कभार सेट करता है, वो सीधा पीछे जो शीशा होता है गाड़ी का उससे बाहर तक देखता है। तो वहाँ जो मिरर लगा होता है वो समतल दर्पण होता है, उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर। जो बगल में लगा होता है उसको कहते हैं साइड व्यू मिरर। तो वो जो रियर व्यू मिरर है वो समतल होता है, और उसमें क्या है कि जैसे कोई चालक गाड़ी चला रहा है तो पीछे एम्बुलेंस आ गई तो वो क्या करेगा, उसने ऊपर देखा, उसमें ऊपर देखा तो उसको एम्बुलेंस से सीधा दिखेगा ऐसे करके कि एम्बुलेंस, तो वो एकदम जल्दी पढ़ लेगा, उसकी नज़र जाती समझ जाएगा कि पीछे क्या है, एम्बुलेंस है, और वो तुरंत साइड दे देगा। तो ध्यान रखना कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं, पार्श्व परिवर्तित। वो ऐसे उनकी दिशा दायां बायां बायां दायां इस प्रकार से दिखाई देता है, तो हम उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, पार्श्व परिवर्तित होगा। और आप इसकी देखो ऊंचाई देखो, ए बी और ए डैश बी डैश ऊंचाई भी कैसी है, बराबर है। तो आप इसके आकार तो बराबर हो गई और इसकी ऊंचाई भी कैसी हो जाएगी, बराबर। तो आकार की आप ऊंचाई कर लो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऊंचाई, इसकी भी क्या है, ऊंचाई। अब देखो, हमें अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, हमें किसी समतल दर्पण में क्या देखना है, पूर्ण प्रतिबिंब। तो उसको देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण का जो आकार है हमारे आकार का आधा होना चाहिए। यदि हमें समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण का आकार हमारे आकार का या हमारी ऊंचाई का, यदि हमें ऊंचाई देखनी है तो हमारी ऊंचाई का कैसा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अगर हमें अपना पूरा आकार देखना है तो हमारे पूरे आकार का आधा होना चाहिए, यदि हमें पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो आप नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हो, 5वां गुणधर्म, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए बिंब के आकार का आधा आकार समतल दर्पण का होना चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार उसका आधा होना चाहिए। समतल दर्पण का आकार समतल
दर्पण का आकार बिंब के आकार का, बिंब के आकार का कम से कम आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ज़्यादा तो कितना भी हो जाए उसमें तो पॉइंट दिख ही जाएंगे, कम से कम आधा तो होना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये 5 गुणधर्म किसके हो गए? समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के। तो आभासी काल्पनिक होता है, बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। एक तो देखो आभासी हो गया, बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। और कैसा है? पार्श्व परिवर्तित है। कैसा है? पार्श्व परिवर्तित है। और किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो जो मिरर का आकार है वो उस बिंब का अर्थात हमारे आकार का कैसा होना चाहिए? कम से कम आधा तो होना चाहिए। तो इसके क्या हो गए? गुणधर्म। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक स्टार वाली बात कर लेते हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो आप स्टार लगा लो, कहाँ लगाओगे? यहाँ लगा लेते हैं। तो स्टार, फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण की। फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसी होगी? इनफाइनाइट। स्टार, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? इनफाइनाइट। ये बातें पूछ ली जाती हैं कंपटीशन में। अब आप कहोगे फोकस दूरी इनफाइनाइट कैसे होगी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है? एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। अब इस पर 2 प्रकाश किरण लेके आते हैं हम कि जैसे एक तो यहाँ आपतित हो जाए तो जिस पथ से आई उसी पथ से चली गई। हमने जो अविलंब माना है, जैसे हमने अविलंब मान लिया है, तो अविलंब के समांतर जब हम कोई प्रकाश किरण लेके आए तो वो भी अविलंबवता हो गई। अविलंबवता हो गई तो समतल दर्पण पर आपतित होगी तो क्या होगा? जिस पथ से आएगी उसी पथ से लौट जाएगी। तो यहाँ भी आपतित कराओ, यहाँ भी जिस पथ से आई उसी पथ से क्या हो गई? वापस लौट गई। फोकस बिंदु क्या होता है? जो मुख्य अक्ष होता है। यहाँ अविलंब किसका कार्य कर रहा है? मुख्य अक्ष का। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होती है? 2 गुनी होती है। तो आप ये देखो कि फोकस बिंदु कहाँ है, प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही हैं, कौन से बिंदु पर मिल रही हैं? अरे प्रकाश किरणें आई और सीधी चली गई। कहाँ जा रही हैं? अनंत की ओर। अरे जा रही हैं कि नहीं? तो इसलिए फोकस दूरी कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो वक्रता त्रिज्या उसकी दुगनी, अरे 2 इनफाइनाइट दुगना हो गई। तो इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगी भाई। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, कुछ भी कर लो, वो दुगनी, मतलब वो कितनी हो गई? इनफाइनाइट ही हो गई। जब वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट हो गई और यहाँ फोकस दूरी भी कैसी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। ये बात समझ में आ गई किस प्रकार से हुई है? क्योंकि हमने देखा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के बाद वो अनंत की ओर जा रही हैं और वो वहाँ मिल नहीं रही। कहीं मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही। तो ये कहाँ जा रही हैं? अनंत की ओर जा रही हैं। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? अनंत हो गई। और वक्रता त्रिज्या उसकी दुगनी होगी। तो अनंत का भी दुगना करोगे तो क्या आएगा? वही अनंत ही आएगा। तो ठीक है, ये स्टार वाली बात आपको याद रखनी है। समतल दर्पण पूछ लिया जाता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ऑप्शन आपको इनफाइनाइट मिलेगा, वो आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो अब प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? वैसे आपको पता है कि देखो सामान्यतः आप जान सकते हो कि जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब क्या है? कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है वो बिंब का कार्य कर रही है। तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ जो आभासी प्रतिरूप बनता है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिरूप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो मिलती है वो आभासी प्रतिरूप है। कोई ये तो है नहीं कि वही व्यक्ति वहाँ पहुँच गया। तो उसको क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो वास्तविक, एक आभासी। ये आपने पढ़े होंगे। एक तो वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। तो जब प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब कब होगा? जब परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में तो नहीं मिलती हैं लेकिन
वो कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ मिल जाएंगी, तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा। तो ये आपको ये ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है, ये छोटी क्लास नहीं है जो आपको ये पूछे जाएँ कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। आपको भी केवल आप नॉर्मली याद रख लो कि प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ प्राप्त प्रतिरूप को क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक या आभासी कह सकते हो। वास्तविक बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यदि वास्तव में मिल रही हैं तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि मिलती प्रतीत हो रही हैं तो कैसा होगा, आभासी होगा। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, तो इसके बाद बाकी क्लास कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। तो गुड बाय बच्चों, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। जो भी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स सेंड करता रहूँगा आपको, आप कंटिन्यू रखना। और जूम ऐप पर जो क्लास चल रही है उसको भी आप कंटिन्यू रखना। जब दोनों प्लेटफॉर्मों पर पढ़ेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि फिजिक्स किस प्रकार से रनिंग में आएगी। तो आप अभी से मेहनत करें, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। गुड बाय।